की संकरी सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक रेंग रही थी। रिक्शा वाला आशीष थका हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। आज की रूट बहुत लंबी थी, बस चलो, घर पहुंचकर आराम करूंगा। तभी रास्ते के किनारे एक खूबसूरत औरत साड़ी पहने खड़ी दिखी। उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक कुछ अलग सी थी। पर आशीष ने सोचा, यह बस एक औरत है। भैया, मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको? बस यहीं, थोड़ी दूर। आशीष ने उसे अंदर बिठा लिया और रिक्शा आगे बढ़ा। अंदर की चुप्पी और उसकी साड़ी की सरसराहट कहीं गहरी लग रही थी। लगता है कुछ ठीक नहीं है। आकाश पर बादल घिरे थे और चाँद अपनी किरणें छुपा रहा था। रिक्शे की पहियों की टकटक किसी पुरानी दस्तक की तरह लग रही थी। चलते चलते आशीष की रूह पर ठंड का एहसास और गहरा हुआ। मैडम, आपका नाम क्या है? नाम की क्या जरूरत है भैया, बस मुझे यहीं उतार दीजिए। गाड़ी कुछ ही कदमों के बाद रुक गई और औरत नीचे उतर गई। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, आशीष ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत वहीं खड़ी थी, एक अजीब सी मुस्कान ली। वह रात जब आशीष घर पहुंचा, डर के मारे अपनी बीवी लाजवंती को सारी बात बताने लगा। पर उसकी बीवी ने उसे हंसते हुए टाल दिया। अरे छोड़ो, कोई औरत मिली तो मिली। गांव में नई नई महिलाएं आती रहती हैं, इतना डरने की क्या बात है। मगर कुछ देर बाद वही औरत रागिनी उनके घर के सामने खड़ी दिखी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो रात की आत्मा उसी में समाई हो। भैया, आपने मेरा साथ बहुत अच्छा किया। आपने मुझे पैसे नहीं लिए और यहाँ तक छोड़ दिया। तुम यहाँ कैसे? दुनिया छोटी है भैया, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ खाने योग्य। आशीष ने डरते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा। लाजवंती ने भी रागिनी को देखा और पहले तो हंसी, पर फिर उसकी मुस्कान पर उसके होंठ जमे से रह गए। तुम दूर रहना आशीष, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लाजवंती, हमें सचमुच सावधान रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, वह चुपचाप आ गई थी। कुछ तो गड़बड़ है। वे दोनों थके हुए थे, फिर भी बेचैनी से सो न पाए। अगली सुबह गांव के सरदार मंगल सिंह ठाकुर के घर से खून से सना हुआ दृश्य सामने आया। खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। यह कैसे हो सकता है? मंगल सिंह जैसे आदमी को किसने मारा? मैं कह रहा था, वह औरत, मुझे शक था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। कोई रो रहा था, कोई शोक मना रहा था और कुछ लोग भय से सन्न थे। आशीष ने अपनी बात बताने की कोशिश की, पर लोगों ने उसे ताने दिए। अरे भैया, तुमको क्या हो गया? ऐसी बातों पर ध्यान मत देना। पर आशीष के दिल में डर बैठ चुका था। उसका दोस्त विक्रांत भी वहीं था।
वह हमेशा उससे मजाक उड़ाया करता था, पर आज वह भी इस मौत की खबर से विचलित था। चलो हैं, अगर सच है तो साथ देंगे। इस तरह कोई और मरना नहीं चाहिए। रात ढलते ही विक्रांत का कदम उस औरत के घर की तरफ बढ़ा। आशीष ने भीतर एक असहाय सी चिंता महसूस की। विक्रांत, वापस आओ, वो खतरनाक है। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाकर आता हूं। पर जब विक्रांत उस घर के पास पहुंचा तो रागिनी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में प्यास थी, बहुत गहरी प्यास। आओ विक्रांत, आज तुम मेरा खाना बनोगे। उसने विक्रांत को पकड़ लिया। विक्रांत ने भागने की कोशिश की, पर उसकी मुलाकात मौत से हो गई। रागिनी ने उसे पकड़ लिया और उसका खून पी लिया। विक्रांत सिर्फ दिखता रह गया। नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रांत की लाश देखकर गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक गए। आशीष और लाजवंती दोनों अब टूट चुके थे। एक तरफ मित्र की मौत, दूसरी तरफ पास ही घूमती रागिनी की मौजूदगी। मेरा आशीष, ये गांव सब खतरे में है। हमें किसी बाबा से मदद मांगनी चाहिए। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इन बातों को संभालता है। लाजवंती ने अगले दिन उसी बाबा के पास जाने का सुझाव दिया। बाबा एक शांत पर कठोर चेहरा लिए गांव के पास छोटे से आश्रम में रहते थे। आशीष और लाजवंती दोनों वहीं पहुंचे और अपनी दास्तान सुनाई। तुम्हारी बातों में दम है। मैं रात में वहां आकर देखूंगा, पर याद रखना, सच्चाई का सामना करने के लिए साहस चाहिए। रात आई। रागिनी फिर दिखी, इस बार और भी बुलंद, और बाबा ने उसे चुनौती देने की ठानी। आसपास के लोग डर के साए में छुपे थे। ओ, कितने छोटे छोटे इंसान, तुम सोचते हो मुझे हरा दोगे? रागिनी, तुम कितनी भी खूबसूरत बन जाओ, पर तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें इस गांव का सुकून वापस करना होगा। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा गूंज उठी और आग ने अपनी हदें तय करनी शुरू कर दी। तुम्हारी चाल धीमी है बूढ़े, पर तुमको जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं मरती नहीं। जो जीव आत्मा को हराता है उसे आग ही सजा दे सकती है। जा और शांति पा। रागिनी ने आखिरी बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में अब सिर्फ नफरत बची थी। बाबा ने उसे आग में धकेला। एक चीख हवा में घुल गई और फिर आग ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम लोगों को यह खुशी जिंदगी भर नहीं रहेगी। मैं लौट कर आऊंगी। मुझे मारने वाला कोई नहीं। जो बार बार वापसी करता है उसे हर बार और कमजोर होना चाहिए। तुम इस गांव से बाहर चली जाओ और शांति दो। रागिनी की चीख हवा में विलीन हो गई। आग की लपटों में वह आकार खोती चली गई। पर क्या वह सचमुच मर गई? गांव में राहत की लहर दौड़ गई। लोग बाबा की दी हुई सुरक्षा के लिए आशीष और लाजवंती का धन्यवाद करने लगे। बाबा ने गांव को बचाया, अब हम चैन से सो सकेंगे। पर रात की खामोशी के बीच
किसी की आंखों में डर अब भी था। आशीष ने अपने दोस्त और सरदार की मौत पर पछतावा महसूस किया। वह जानता था कि उसका डर सच था, पर उसके शब्दों को न सुना गया। मैं उनसे माफी मांगता हूं। अगर मैंने कुछ ज्यादा किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। तुम जो कर सकते थे तुमने किया। अब सब कुछ खत्म हो गया है। चलो वापस सामान्य जीवन की ओर बढ़ते हैं। गांव ने धीरे धीरे अपने कामकाज में लौटना शुरू किया। बच्चे फिर से खेल में मशगूल हुए और खेतों की हलचल भी अपनी रफ्तार पर लौट आई। पर आशीष और लाजवंती को रातों की चीखें हमेशा सताती रही। समय बीतता गया, पर रागिनी की छवि उन लोगों की यादों में उभरती रही। कभी कभी लोगों ने गांव के किनारे देखा, जहां आग ने रागिनी को खा लिया था। वहीं पर कुछ काली राख बची हुई थी और कभी कभी कुछ अधूरी लकीरें जो किसी अतीत की गवाही दे रही थी। हमें सचमुच सतर्क रहना चाहिए था। गांव के लोगों को आगे और सतर्क रहना चाहिए। अगर किसी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया होता तो कितनी जान बच सकती थी। पर बाबा ने गांव को समझाया, हर अंधकार के लिए हर सुबह का उजाला होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि डर को समझना और उससे लड़ना ही इंसानियत की पहचान है। डर का अर्थ केवल यह नहीं कि तुम भागो। डर का अर्थ यह है कि तुम समझो कि किस चीज का सामना करना है, और जब समझोगे तब सही कदम उठा पाओगे। लोगों ने मिलकर कुछ नियम बनाए। रात में अनजान लोगों को घर में रास्ता न देना और किसी भी अजीब घटना को तुरंत साझा करना। पर सबसे जरूरी सबक यह था कि किसी के कहानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच वही होता है जो किसी अकेले ने देखा हो। महीनों बाद भी आशीष और लाजवंती अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगे, पर उन रातों की झलकियां उनकी नींद में आती रही। गांव के लोगों ने अपना सामान्य जीवन फिर से पकड़ लिया, मगर रागिनी की कहानी एक चेतावनी बनकर गांव के हर बुजुर्ग की जुबान पर चलती रही। एक किस्सा जो रातों की खामोशी में आने वाली परछाइयों के बारे में बताता था। एक शाम जब पवन हल्की चल रही थी और खेतों से हवा में खुशबू आ रही थी, आशीष अपनी पत्नी लाजवंती के साथ घर की देहरी पर बैठा। वे दोनों आंखों में एक नई ठहराव की मस्ती लिए आगे की ओर देखते रहे। अब लगता है कुछ बेहतर है, पर कभी कभी मुझे डर लगता है, क्या सच में वहां गई है? हम नहीं जानते, पर हमने वो सब किया जो करना चाहिए था। अब हमारे पास एक दूसरे का साथ है और गांव की सुरक्षा के लिए लोग तैयार हैं। ये सबसे बड़ी बात है। रात सुनसान थी, पर घरों की खिड़कियों से कच्ची लौ झिलमिला रही थी। जीवन ने फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लिया था। पर उसी रात आकाश की ओर एक धीमी सी हवा चली, आधी सुनसान, आधी फुसफुसाहट, मानो कोई दूर की साज गूंज रही हो। मैं फिर से लौटूंगी, मैं मरी नहीं हूं। हवा के साथ यह शब्द गूंज गए। आशीष और लाजवंती ने एक दूसरे को डर भरी नजर से देखा। गांव ने कभी कभी अंधेरे की परछाइयों को देखा, पर उसने अपने दिल में एक निश्चय बना लिया था, डर के सामने हिम्मत से खड़े रहना। और इस संकल्प के साथ गांव ने अपना चेहरा फिर से विद्यमान उजाले की ओर कर लिया।
पर रातें अब भी कुछ कहानियां लिए रहती थीं। कहानी उन आवाजों की जो अंधेरे में गूंजती थी और सिखाती थी कि इंसानियत की रक्षा के लिए जागते रहना ही सबसे बड़ा धर्म है।